हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून था इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम के लिए। ये एक्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आया, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सेपोई म्यूटिनी भी कहते हैं। इस एक्ट का मेन मोटिव था ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करना और इंडिया को ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्टली कंट्रोल में लाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इस एक्ट की प्रोविजन और उनका इम्पोर्टेंस। तो इस एक्ट का पहला प्रोविजन था एंड ऑफ कंपनी रूल, यानी कि इंडिया टू बी गवर्न इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क and Governor General's title changed to Viceroy of India and Lord Canning became the first Viceroy of India। तो इस प्रोविजन से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया। इंडिया अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। गवर्नर जनरल का टाइटल वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया और लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय बने। तो चलिए समझते हैं कि इस प्रोविजन की ज़रूरत क्या थी। तो 1857 का रिवोल्ट एक बड़ा सिग्नल था कि कंपनी रूल फेल हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बिजनेस और ट्रेड पे ध्यान देती थी, गुड गवर्नेंस पे नहीं। कंपनी ने इंडियन लोगों के ग्रीवेंसेज को इग्नोर किया। हाई टैक्सेज, अनफेयर पॉलिसीज और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि अगर इंडिया को प्रॉपरली गवर्न नहीं किया गया तो ऐसे और विद्रोह हो सकती है। इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड किया कि कंपनी रूल ख़त्म करना और डायरेक्ट कंट्रोल लेना बेस्ट ऑप्शन है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा सीरियसली लेने लगी थी। इंडियंस का सिचुएशन कुछ हद तक इम्प्रूव हुआ, पर ब्रिटिश कंट्रोल और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट से डुअल गवर्नमेंट को एबोलिश किया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेर एबोलिश्ड। तो देखिए, पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया को शासन करते थे। इस एक्ट से ये दोनों एबोलिश कर दिए गए और एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बनाई गई। अब आपको लग रहा होगा कि इसे एबोलिश क्यों किया गया था। तो उस समय डुअल कंट्रोल सिस्टम इनएफिशिएंट था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट्स होते थे। डिसीजन मेकिंग स्लो और कन्फ्यूजिंग था। एक बॉडी पॉलिसीज बनाती थी और दूसरी बॉडी उन्हें इम्प्लीमेंट करती थी। लेकिन ब्रिटिश क्राउन को एक क्लियर और यूनिफाइड सिस्टम चाहिए था ताकि गवर्नेंस स्मूथली चले। इस एक्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन हो गया और डिसीजंस जल्दी और इफेक्टिवली लिए जा सकते थे। अब हम डिस्कस करेंगे इस एक्ट का नेक्स्ट प्रोविजन। तो इस एक्ट से ए न्यू ऑफिस दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड। ही वाज गिवन कंप्लीट अथॉरिटी फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन and the Secretary of State for India was a member of British Cabinet and he was responsible to the British Parliament। यानी कि इस एक्ट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया। इसके पास इंडिया के कंप्लीट गवर्नेंस का कंट्रोल था। ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ये अकाउंटेबल या रेस्पॉन्सिबल था। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है रेस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसका मतलब है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने जवाब देना पड़ता था। जो भी डिसीजंस या पॉलिसीज इंडिया के लिए ली जाती थी उनका फाइनल अप्रूवल ब्रिटिश पार्लियामेंट से होता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के गवर्नेंस को कंट्रोल करता था, लेकिन उसका डायरेक्ट बॉस ब्रिटिश पार्लियामेंट था। अगर इंडिया में कोई इशू होता तो उसका जवाब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ब्रिटिश एमपीज के सामने देना पड़ता था। सिंपल शब्दों में यह प्रोविजन इंडिया में ब्रिटिश रूल को और सेंट्रलाइज्ड और अकाउंटेबल बनाने के लिए था, लेकिन इंडियंस के लिए कोई डायरेक्ट फायदा नहीं था क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ ब्रिटिश के हाथ में थी। तो चलिए अब समझते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पोस्ट क्यों बनाया गया था। तो पहले गवर्नेंस के मल्टीपल लेयर्स होने की वजह से पॉलिसीज अनक्लियर होती थी। ब्रिटिशर्स को एक सिंगल अथॉरिटी चाहिए थी जो इंडिया का पूरा सिस्टम हैंडल कर सके। उस समय ब्रिटिशर्स को एक ट्रस्टेड पर्सन चाहिए था जो इंडिया के इशूज डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिपोर्ट कर सके।
इस एक्ट से सेंट्रलाइज्ड और मोर अकाउंटेबल सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो गई, जो पहले सिर्फ इनडायरेक्टली होती थी। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट प्रोविजन को। तो इस एक्ट से ए 15 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल वाज क्रिएटेड टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई। ये काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी थी जो पॉलिसीज बनाने और इम्प्लीमेंट करने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को हेल्प करती थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस काउंसिल का चेयरमैन थे। तो अब समझते हैं कि इस प्रोविजन को क्यों ऐड किया गया था। तो एक सिंगल पर्सन के लिए इतना बड़ा कंट्री को मैनेज करना मुश्किल था। डाइवर्स ओपिनियंस और एक्सपर्टाइज जरूरी थी ताकि गवर्नेंस और एफिशिएंट हो सके। ये 15 मेंबर की काउंसिल एक तरह से बफर जोन का काम करती थी ताकि पॉलिसीज बिना प्रॉपर डिस्कशन के ना बनाई जाए। इस प्रोविजन के बाद से गवर्नेंस और सिस्टमेटिक हो गया और ब्रिटिश अथॉरिटीज को बेटर डिसीजन मेकिंग सपोर्ट मिल गया। तो चलिए अब देखते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट प्रोविजन को। तो इस एक्ट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल इज एस्टेब्लिश्ड एज ए कॉर्पोरेट बॉडी एंड ही कुड सू एंड बी सूड इन बोथ इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इस एक्ट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल ऑफिशियली एक कॉर्पोरेट बॉडी बन गई। कॉर्पोरेट बॉडी होने का मतलब है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास लीगल एग्जिस्टेंस थी जिसमें वो एसेट्स होल्ड कर सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते थे और केसेज फाइल या फेस कर सकते थे। और कुड स्यू एंड बी सूड इन बोथ इंडिया एंड इंग्लैंड का मतलब है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एक लीगल एंटिटी बन गया जो कोर्ट में केस फाइल कर सकता था और उस पर भी केस किया जा सकता था। कुड स्यू का मतलब होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी पर केस फाइल कर सकती थी और बी सूड का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता था। और ये लीगल अकाउंटेबिलिटी दोनों जगह यानी कि इंडिया और इंग्लैंड में एप्लीकेबल थी। यानी कि इंडिया और इंग्लैंड अब दोनों जगह में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ केस हो सकता था। इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने सिर्फ अपनी पावर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये लॉ बनाया, लेकिन इंडियंस को कोई पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं दिया गया। इंडियंस के लिए कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था इस एक्ट में। ब्रिटिश कंट्रोल और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। 1857 के रिवोल्ट के बाद रिप्रेशन और बढ़ गया था हमारे देश में। तो नाम भले ही गुड गवर्नमेंट दिया गया, लेकिन यह एक्ट सिर्फ ब्रिटिश रूल को और मजबूत करने का एक नया तरीका था। तो आज हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को डिटेल में देखा। यह एक्ट एक रिफॉर्म नहीं बल्कि सिर्फ ब्रिटिश कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग करने का एक नया सिस्टम था। इंडियंस को इसमें कोई पॉलिटिकल या लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई, सिर्फ ब्रिटिश सिस्टम और सिस्टमेटिक हो गया। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती तो इस एक्ट में इंडियंस को पार्टिसिपेशन दे सकती थी, लेकिन उनका सिर्फ एक ही एम था, अपनी पावर कंसोलिडेट करना। एक और बात, ये नोट्स एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी पुस्तक के आधार पर तैयार किया गया है ताकि आप इस विषय को स्पष्ट और विश्वसनीय रूप में समझ सकें। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।